नमस्कार। देवभूमि के चुनावी दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला और देवभूमि के चुनावी दंगल में आज हम बात करेंगे मोदी की कमान, एक तीर तीन निशान। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव की घड़ी जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे प्रचार का शोर भी तेज हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को ऋषिकेश पहुंचे, जहां उन्होंने विजय संकल्प रैली को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री के संबोधन को सुनने के लिए हजारों लोगों की भीड़ देखने को मिली। भाजपा ने पीएम मोदी की जनसभा के जरिए राज्य की 23 विधानसभा और 3 लोकसभा सीटों को साधने का प्रयास किया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कांग्रेस पर जमकर निशाना साधते हुए अपनी सरकार की जमकर सराहना की। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार के समय देश के आतंकवाद चरम पर था, देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं थी, इसके अलावा विकास का अभाव था। इस दौरान प्रधानमंत्री ने दावा किया कि मौजूदा भाजपा की सही नीयत के चलते देश और प्रदेश का तेजी से विकास हो रहा है। ऑल वेदर रोड, रेलवे कनेक्टिविटी और एयर कनेक्टिविटी के विस्तार से उत्तराखंड का विकास तेजी से हो रहा है। वहीं पीएम मोदी के दौरे को कांग्रेस से बेहद निराशाजनक बताया। कांग्रेस का कहना है कि प्रधानमंत्री ने प्रदेशवासियों से जुड़े किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा में भाजपा के कई अन्य दिग्गज नेताओं के भी उत्तराखंड दौरे प्रस्तावित हैं, जिसके तहत राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ, अमित शाह के दौरे भी प्रस्तावित हैं। सवाल यह है कि क्या प्रधानमंत्री की रैली से राज्य की 5 लोकसभा सीटों में माहौल भाजपा के पक्ष में बनेगा या फिर विपक्ष के सवाल भाजपा की तैयारियों पर भारी पड़ेंगे। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। मेरा पल पल आपके नाम है, मेरा पल पल देश के नाम है और मेरी गारंटी है 24/7 और 2047 ये मोदी का आपको गारंटी से भाई अनिल बलूनी और हरिद्वार से भाई त्रिवेदी जी को हमें विजयी बनाना है, लेकिन मेरी अपेक्षा ज्यादा है। इस चुनाव में मेरी यही चुनौती है आपको, पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ने हैं। ये कितने ही नेता आए, मैंने कहा इन 5 सवालों का जवाब इनको देना पड़ेगा जो हम बार बार पूछ रहे हैं। अगर ये 5 सवालों का जवाब नहीं देंगे तो निश्चित रूप से उत्तराखंड की जनता इनसे जवाब मांगेगी और इनको जवाब वोट के आधार पर जवाब देगी। अंकिता भंडारी हत्याकांड का पहला जो सवाल है उसका जवाब देना है, दूसरा आपने अग्निवीर है, तीसरा आपका केदारनाथ में सोना चोरी हो गया। तो ये बुनियादी सवाल है यहाँ के, इनका जवाब भारतीय जनता पार्टी के लोगों को या उनके नेताओं को देना पड़ेगा। रोजगार के बारे में योजना नहीं है कोई, मुझे आप कैनाल बता दें 10 साल में जो आप बड़ी उपलब्धियां बता रहे। एक बड़ा काम बीजेपी ने कर दिया कि जो उत्तराखंड के लोगों की भावना थी कि जमीनों माफियाओं का कब्जा न हो, एक्ट लाया जाए, भूमिधरी एक्ट या ऐसा एक्ट बनाया जाए। वो तिवारी जी सरकार बना था, मुझे मौका मिला था, जिसमें 250-300 वर्ग मीटर जमीन केवल बाहर के लोगों को मकान बनाने की थी। फिर बीजेपी की सरकार ने, त्रिवेंद्र सरकार ने उसको माफियाओं के लिए खोल दिया, हटा दिया था उसको। ये उपलब्धि है तुम्हारी। तुम उत्तराखंड के बारे में तो भाई बोल नहीं सकते, पूरे तो बोल तो देश के बारे में नहीं सकते। उत्तराखंड में मुझे धामी जी का हेलीकॉप्टर घूमता उपलब्धि बताए ना, कोई मेडिकल कॉलेज बता दें, कोई बड़ा अस्पताल बता दें, कोई ITI बता दो, आप किसानों के लिए कोई नहर बनाई, कोई गुल बनाए, कितने ट्यूबवेल हैंडपंप बनाए, उनके MSP आपने 800 किसानों को सादा की बात भी MSP नहीं दे पा रहे उनको। आपने मजदूर को आपने पुरानी पेंशन बंद कर दी। अरे बुढ़ापे का सहारा होता मत छीनो, तुम तो पेंशन क्या पेंशन ले रहे, तुम तो 15 लाख के कपड़े पहनते हो, हजारों करोड़ के हेलीकॉप्टर में घूमते, तुम्हें क्या फर्क पड़ रहा। अभी देश के रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी 12 अप्रैल को पहली सभा गौचर में, दूसरी सभा लोहाघाट में, तीसरी सभा काशीपुर में करने जा रहे हैं। 13 अप्रैल को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी हल्द्वानी में सभा करेंगे। 14 अप्रैल को श्रीनगर में और रुड़की में सभा करेंगे। इसके अलावा 2-3 सभाएं और हमने मांगी हैं योगी आदित्यनाथ जी की। इसी के साथ में स्मृति ईरानी जी भी
गोपेश्वर में सभा करेंगी और देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी 16 तारीख को कोटद्वार में कार्यक्रम करने का ऐसा संभावना है। इसी के साथ केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी 17 तारीख को चक्राता में सभा करेंगे और विकास नगर में रोड शो करेंगे। ऋषिकेश के आईटीपीएल ग्राउंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी रैली और जनसभा को संबोधित करते हुए उत्तराखंड की जनता से तीनों लोकसभा सीट हरिद्वार, टिहरी और पौड़ी को भारी बहुमत से जिताने के लिए जनता का प्यार मांगा। वहीं प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड की जनता से गहरा लगाव भी होने की बात कही। देखना यह है कि प्रधानमंत्री की इस रैली और जनसभा का कितना असर आने वाले 19 तारीख को होगा, जब 4 जून को इसके नतीजे आएंगे। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा करके एक माहौल जरूर बनाया है। ऋषिकेश से बसंत कश्यप, के न्यूज इंडिया। जहाँ तो ऋषिकेश से चुनावी सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने 3 लोकसभा सीटों को साधने की कोशिश की, साथ ही साथ जनता से उनका प्यार मांगा है। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। सचिन गुप्ता जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमरिंदर बिष्ट जी कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मीनाक्षी खेड़ियाल जी केंद्रीय प्रवक्ता यूकेडी हमारे साथ जुड़ चुकी है और अरुण शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत सचिन जी आपसे करते हैं। आज अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऋषिकेश में जो संबोधन हुआ, साथ ही साथ उन्होंने जनता से प्यार मांगा है, 3 लोकसभा सीटों को साधने की कोशिश करी है, उस पर क्या रिएक्शन? देखिए, निश्चित रूप से यशी जी, आज जिस प्रकार से जन समूह जन सलाब जो है ऋषिकेश में उतरा है और 3 लोकसभा की सामूहिक रैली माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रही थी और जिस तरीके से वहां आम जनमानस का प्यार देखने को मिला और जिस तरीके से उन्होंने नरेंद्र मोदी जी के हर बात को पूरा करने के लिए उत्साह दिखाया और नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए जो अपनी तरफ से प्यार दिखाया है, निश्चित रूप से इसमें कोई संदेह नहीं है कि आने वाला 19 अप्रैल का जो चुनाव है, ये जो है उत्तराखंड के में एक मिसाल खड़ी करने वाला चुनाव होगा। और जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने प्यार जनता का मांगा है, मुझे कोई संदेह नहीं है, मुझे कोई शक नहीं है कि जनता का अपार प्यार जो है भारतीय जनता पार्टी को नरेंद्र मोदी जी को मिलने वाला है। 5 लोकसभा नरेंद्र मोदी जी ने अपने बातों में बहुत स्पष्ट तौर पे कहा है कि मेरी उम्मीदें जो है कहीं ज्यादा है और वो उम्मीदें ये है कि जिता तो आप रही हो लेकिन मुझे भारी मतों से आप जिता के भेजेंगे, तब जो है मुझे और ज्यादा प्रसन्नता होगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि जनता ने उस बात को पूरा करने की कसम खाई है आज और भारतीय जनता पार्टी 5 लोकसभा सीट जो है 5-5 लाख के अधिक मतों से जो है अंतर से जो है हम लोग जीतने वाले हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ने अपनी बातों से, अपनी वादों से, अपनी जो किए हुए काम है उन सबको जो है जनता के सामने रखा, जनता से अपने आप को कनेक्ट किया और जनता ने भी जो है नीचे खड़े होकर जो है जो अब की बार 400 पार का नारा उसे पूरा करने का जो है अपना वादा जो है जनता ने दोहराया। तो निश्चित रूप से जो है अब आज की रैली से ये स्पष्ट हो गया उत्तराखंड के अंदर कि भारतीय जनता पार्टी 5 लोकसभा सीटें जो है भारी बहुमत से जीतने वाली है और नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार जो है इस देश के प्रधानमंत्री बनने वाली है। उसमें 5 सीटों का योगदान उत्तराखंड की जनता मोदी जी को देगी। ठीक है, अमरिंदर बिष्ट जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता है। अमरिंदर जी, कैसे देख रहे हैं आज प्रधानमंत्री का दौरा, साथ ही साथ इस तरीके से उन्होंने 3 लोकसभा सीटों को साधने की कोशिश की, विपक्ष पर हमलावर हुए और उन्होंने साथ ही साथ ये भी बताया कि उत्तराखंड में किस तरीके से चहुमुखी विकास हो रहा है। हालांकि कांग्रेस लगातार कई सवाल उठा चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी आज प्रधानमंत्री ने बताया कि एयर कनेक्टिविटी और रोड कनेक्टिविटी जिस तरीके से बढ़ाई जा रही है ताकि उत्तराखंड का संपर्क सीधे अलग अलग राज्यों से हो सके, तमाम चीजों पर आज फोकस किया प्रधानमंत्री ने। देखिए, ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है कि उत्तराखंड अब तक जो है देश दुनिया से कटा हुआ राज्य है। उत्तराखंड की कोई कनेक्टिविटी, चाहे एयर कनेक्टिविटी हो चाहे सड़क की कनेक्टिविटी हो, वो पिछले 10 वर्षों में मोदी जी के आने के बाद ही हम देश की मुख्य धारा से जुड़े हुए, ऐसा तो नहीं है। हम तो पहले से ही देश और दुनिया से जुड़ा हुआ राज्य है। तो ये जुमला फेंकना कि हमने जो है कनेक्टिविटी को जोड़ा है, वो ठीक है कि सड़कों के चौड़ीकरण के कुछ काम हुए हों, लेकिन मूलतः जो सड़क बनी है वो कांग्रेस के जमाने की बनी हुई है। वो चाहे हाईवेज की बात हो, चाहे ग्रामीण इलाकों की बात हो, हर जगह की एयर की कनेक्टिविटी इस प्रदेश में मोदी जी के आने से पहले से है।
सड़क की कनेक्टिविटी, टेलीफोन की कनेक्टिविटी, सारी कनेक्टिविटी से पहले से है। आज वो चुनावी जुमले के रूप में ये कह रहे हैं कि हमने कनेक्टिविटी से जोड़ा है, तो ये उनका दावा बिल्कुल बेकार है। अब मैंने उनके भाषण को नहीं सुना, लेकिन मुझे उम्मीद है कि चूंकि वो उत्तराखंड आए थे और उन्होंने गढ़वाल लोकसभा जीतने के लिए भी उन्होंने जो अपील की है, जैसा आप अपनी इंट्रोडक्शन स्पीच में बता रहे थे, तो मुझे लगता है कि उन्होंने हमारी बहन अंकिता भंडारी के बारे में भी जरूर कुछ ना कुछ वहां कहा होगा। अग्निवीर जैसी जो पहाड़ विरोधी योजनाएं, जो पहाड़ के नौजवानों के रोजगार विरोधी, पहाड़ की सैन्य परंपरा की विरोधी जिस योजना के उनको उन्होंने लॉन्च किया, मुझे लगता है कि उस योजना का भी उन्होंने वहां पर कुछ बखान किया होगा। उन्होंने बताया होगा कि क्यों अग्निवीर जैसी योजना पहाड़ की सैन्य परंपरा के लिए जरूरी है। तो ये जो हमारे सवाल है उन पर भी बातचीत की होगी। तो निश्चित तौर पर दूसरी बात, चूंकि मैं आता हूं कि हमको ये समझना होगा कि क्या ये चुनाव यहाँ के सांसद को चुनने का चुनाव है, क्या ये चुनाव प्रधानमंत्री को चुनने का चुनाव है। मुझको लगता है कि प्रधानमंत्री को चुनने का ये चुनाव बाद में है। पहले हमको ये देखना है कि हमारा जो प्रतिनिधि होगा, यहाँ से जो लोकसभा के लिए जो प्रत्याशी जाएंगे, उनका क्या योगदान है। जैसे उन्होंने 3 सीटों को लेकर के बात की, उन्होंने हरिद्वार पर बात की, उन्होंने गढ़वाल पर बात की, उन्होंने टिहरी पर बात की। तो टिहरी को अगर छोड़ दें तो गढ़वाल और हरिद्वार दोनों सीटों पर उन्होंने अपने पुराने प्रत्याशियों को बदला है। बदलने का स्पष्ट कारण है, कहीं ना कहीं वो इस बात से कन्विंस है पूरी तरीके से। वो जानते हैं कि उनके दोनों प्रत्याशियों ने पिछले 5 साल में कोई काम नहीं किया, इसलिए उनको बदलने की आवश्यकता पड़ी। बाकी तीनों ने किया है, इस बात से आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं ना कि फिर बाकी तीनों ने किया है जिनको नहीं बदला गया? नहीं, मैं तो फिलहाल तो ये कह रहा हूं कि जिन 3 प्रत्याशियों को लेकर के उन्होंने आज बात की, जिनके लिए आज अपील की, जैसा कि आप ही ने बताया कि 3 लोगों के उन्होंने नाम लिए कि इनको जिता करके भेजना है। तो टिहरी की जो महारानी है उनके बारे में तो सबको पता है। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की क्या मजबूरी उनको टिकट देना है, क्यों टिहरी की जनता के साथ वो मजाक करते हैं, क्यों उनको बार बार टिकट दे करके टिहरी की जनता को अपमानित करने का काम कर रहे हैं, ये तो नरेंद्र मोदी जी जाने। लेकिन मैंने ये कहा कि 2 टिकट जो उन्होंने बदले हैं, जिनमें पौड़ी से पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी और हरिद्वार से पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी का, तो उन्होंने ये स्पष्ट संकेत दिए हैं कि पिछले 5 वर्षों में उम्मीदों के अनुरूप उन्होंने काम नहीं किए हैं। और देखिए, इसमें बिल्कुल स्पष्ट है, आप रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए, इन दोनों का ही नहीं बल्कि 5 सांसदों का आप रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए। क्या आपके मन मस्तिष्क पर कोई ऐसी पिक्चर आती है कि उत्तराखंड के ये लोकसभा के ये सांसद हमारे जो पहाड़ का जो दुख दर्द था उसको उठाते हुए नजर आए हों? क्या आपको कभी नजर आता है कि वापस आएंगे अमरिंदर जी और लोगों के रिएक्शंस ले लेते हैं, फिर आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। मीनाक्षी घड़ियाल जी, क्या कुछ कहना चाहती है प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर? देखिए, प्रधानमंत्री जी के दौरे तो लगातार उत्तराखंड में हो ही रहे हैं और पिछले 10 वर्ष पूर्व भी प्रधानमंत्री जी आए थे और यहाँ के भोले भाले लोगों को 2 लाइनें अपनी भाषा में बोल के, हमारी भाषा में बोल के उन्होंने कोशिश की थी कि लोग जो हैं उनका दिमाग थोड़ा सा फिर जाए, और वो हुआ भी मुझे लगता है। और आप ये देखिए कि आज भी उन्होंने जिस तरह से बड़ी बड़ी बातें की हैं, हालांकि वो पिछले 10 वर्षों से हम उनकी वही बातें सुन रहे हैं। और आप देखेंगे कि आज वो जिस जगह पर थे ऋषिकेश में, वो जगह थी जहां पर उनके ही पार्टी के एक राज्य मंत्री, उनके बेटे ने अंकिता को मार दिया था, उसकी हत्या कर दी थी। लेकिन वहां उस धरती पे खड़े होके उन्होंने आज एक शब्द भी अंकिता के लिए नहीं बोला। और आज ही नहीं, वो जितनी बार वहां पर आते हैं वो उनके लिए, उस अंकिता के लिए एक शब्द नहीं बोलते हैं। और हमने सुना है कि जिस तरह से वो अपनी स्वयं की तारीफ करते रहते हैं, तो हमने सुना कि मोदी जी तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन यहीं के जो नेता हैं वो वहां तक अपनी बातें पहुंचा नहीं रहे हैं। यहाँ की जो राज्य की समस्याएं हैं वो वहां तक पहुंचा नहीं रहे हैं। तो हमारे ही कुछ लोगों ने आज प्लान किया था कि उन्हें ज्ञापन, आज प्रधानमंत्री जी से मिलेंगे और उन्हें ज्ञापन देंगे, लेकिन उन्हें घर में ही नजरबंद कर दिया गया। उन्हें आप ये देखिए कि प्रधानमंत्री जी से मिलना कितना मुश्किल है एक आम आदमी के लिए। क्योंकि अगर मैं उत्तराखंड की बात करूं, जब उत्तराखंड का राज्य आंदोलन चल रहा था तो एक बार इंदिरा गांधी जी भी आई थी यहाँ उत्तराखंड के दौरे पे, और हमारे ही उत्तराखंड क्रांति दल का एक ग्रुप उनसे जाके मिला था और उन्होंने समय दिया था
और उन्होंने उत्तराखंड अलग राज्य की मांग को सुना था और उस पे कार्य करने के लिए उन्होंने हामी भी भरी थी। तो आप ये सोचिए कि एक वो समय हुआ करता था जब प्रधानमंत्री आम जनता के लिए होता था और आम जनता से मिलता था। लेकिन आज आप देखिए कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मेरा किसी से मिलना मुश्किल है और आप मेरी बातों से काम चला लीजिए। सोचिए कितना बड़ा अंतर है तब में और आज में। और दूसरी चीज ये है कि मुझे लगता है कि मोदी जी से मिलना तो बहुत मुश्किल है और उनसे सवाल करना भी बहुत मुश्किल है। तो क्यों ना आज जो यहाँ पे प्रवक्ता बैठे हैं उन्हीं से सवाल कर लिया जाए कि मोदी जी तो 10 साल पूर्व भी आए थे, उन्होंने कहा था कि पहाड़ का पानी और पहाड़ का जवानी जो है वो पहाड़ के काम आएगी। लेकिन आप यहाँ देखिए कि पहाड़ की जवानी तो यहाँ से पलायन कर रही है, बल्कि मैं ये कहूंगी कि जो बच्चियां हैं उनका कत्ल हो रहा है और वो जवानी किन लोगों के काम आ रही है ये भी हमने अंकिता भंडारी के केस में देख लिया। तो क्या इस तरह की काम आने की बात कर रहे थे मोदी जी? दूसरी चीज मैं कहूंगी कि उन्होंने कहा था कि डबल इंजन की सरकार है और हमारा जो उत्तराखंड है ये अब बहुत तेज गति से विकास करेगा। लेकिन मुझे लगता है कि दोनों ही इंजन उल्टे लग गए, एक इंजन इधर खींच रहा है, दूसरा इंजन दूसरी तरफ खींच रहा है। तो विकास तो दूर, हमारा उत्तराखंड तो और गड्ढे में जा रहा है। आप कह रहे हैं कि हमने सड़कें बनाई, हमने पुल बनाए, हमने डैम बनाए। आप ये बताइए कि उन डैम का, उन सड़कों का, इन सब का ठेका मिल किसको रहा है? अगर हम देखेंगे ठेकेदार तो गुजरात के हैं। और इसमें मुझे कहने में कोई हिचक नहीं है, क्योंकि ये सबूत है, सबके पास सबूत है कि यहाँ के जो ठेकेदारी यहाँ पे कर रहे हैं और जिन माफियाओं को पनपाने के लिए यहाँ पे ये रोड के ठेके चल रहे हैं वो लोग कौन हैं। और एक बात कहना चाहूंगी कि जो सांसदों ने गांव गोद लिए थे, उन गांवों का क्या हुआ? उन सांसदों से आप पिछले 5 वर्ष का हिसाब तो मांगेंगे नहीं। जो इनके पास 17 करोड़ की सांसद निधि आई थी वो पूरी सांसद निधि ये खर्च नहीं कर सके और गांव के हालात हम देख रहे हैं कि बद से बदतर हैं। आप बात करते हैं हर घर में हर नल की बात कर रहे हैं। नल तो आपने लगा दिए और आप ये देखिए कि उसका भी आप पता करेंगे तो उसमें भी कई करोड़ों का घोटाला हुआ है, क्योंकि जगह जगह नल तो पहुंच गए लेकिन उन नलों में पानी नहीं पहुंचा। आप पर्यावरण की दृष्टि से भी देखेंगे तो लगातार हमारा जल स्रोत जो है वो सूखते जा रहे हैं, जिस कारण लोगों को पानी नहीं मिल रहा है पीने का। तो आप उन जो नल आपने लगाए हैं और जो खर्चा उन पे किया है, आखिर वो किसके लिए किया था, किन लोगों को उसके ठेके दिए थे? तीसरी बात मैं कहूंगी कि जल जंगल जमीन की बात आती है कि हमारा जो राज्य है, देखिए संविधान हमें ये अधिकार देता है कि किसी भी क्षेत्र का जो जल जंगल जमीन होते हैं वो उसी प्रदेश के होते हैं जो उनकी परिसीमा के अंदर आते हैं। लेकिन आज तक हमारा परिसंपत्तियों का विवाद वैसा का वैसा ही है। लेकिन आप शर्त लगा लीजिए कि सचिन गुप्ता जी इनमें से एक भी सवाल का जवाब यहाँ पर नहीं देंगे। वो यही बात करेंगे कि हमारे प्रधानमंत्री जी सबके चहेते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी उत्तराखंड से एक विशेष लगाव रखते हैं। ठीक है मीनाक्षी जी, हम जवाब सचिन जी से लेंगे और उससे पहले अरुण शर्मा जी का रुख कर लेते हैं। अरुण जी, प्रधानमंत्री का ये दौरा काफी अहम है लोकसभा चुनाव के मद्देनजर और एक तीर से 3 निशाने साधे हैं और जिस तरीके से तीनों लोकसभा सीटों के लिए उन्होंने जनता से प्यार मांगा है, साथ ही साथ विपक्ष पर भी हमलावर हुए। हालांकि विपक्ष की ये समस्या है, विपक्ष चाहता है कि अगर वो आए हैं तो अंकिता भंडारी पर भी बात करते, अगर वो आए थे तो अग्निवीर पर भी बात करते, अगर वो आए थे तो पलायन पर भी बात करते तो बेहतर होता। निश्चित देखिए ये पहली बात तो मैं आपको बता दूं, अमरिंदर जी, अरुण जी से ये सवाल है। मैं जान रहा हूं कि अरुण भैया से आपका ये सवाल है, लेकिन मैं आपको करेक्ट कर रहा हूं कि ये विपक्ष की कोई समस्या नहीं है, ये उत्तराखंड की पीड़ा है। और इस मुझे फिर एक अमरिंदर जी, अब मुझे एक बात बता दीजिए, मैंने विपक्ष की समस्या इसलिए ये बात कही क्योंकि मुझे ये बता दीजिए ना कि अगर आपके फेवर में राहुल गांधी जी बात करेंगे लेकिन अगर वो बीजेपी के फेवर में बात करने लगेंगे तो आपको अटपटा नहीं लगेगा? वो आएंगे तो वो अपने कैंडिडेट्स के बारे में बात करेंगे, वो अपनी वाहवाही बताएंगे, वो ऑल वेदर रोड के बारे में बात करेंगे, वो एयर कनेक्टिविटी के बारे में बात करेंगे, वो स्मार्ट सिटी के बारे में बात करेंगे, लेकिन वो उन मुद्दों पर बात क्यों करेंगे जो विपक्ष चाह रहा है अगर ये चुनावी जनसभा है तो? मैं ये जानना चाहती हूँ कि विपक्ष ऐसी चीजें एक्सपेक्ट भी क्यों कर रहा है, तो इसलिए ये विपक्ष की समस्या है, इसलिए मैं ये अरुण जी से सवाल पूछ रही हूँ। आऊंगी मैं अमरिंदर जी। अरुण जी करिए ना उनको। अरुण जी। यशी, निश्चित तौर पर चुनाव में सारी पॉलिटिकल पार्टी राजनीति खेलती है और ये उनका हक भी है। बिल्कुल, सत्ताधारी दल को निश्चित तौर पर अपने काम बताने चाहिए और विपक्ष को उन कामों में मीन मेख निकालना चाहिए। ये एक स्वस्थ लोकतंत्र का परिचायक है।
अब देखिए, चुनाव जब हो जाते हैं तो निश्चित तौर पर जो बहुमत का दल होता है उसका नेता प्रधानमंत्री बनता है। उसके बाद आप ये नहीं कह सकते कि ये मेरा प्रधानमंत्री नहीं है, वो पूरे 140 करोड़ जनता का प्रधानमंत्री। ये हमारे संविधान की मूल भावना है। बहुमत का नेता प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनेगा और सबका मुख्यमंत्री होगा, सबका प्रधानमंत्री होगा। और निश्चित तौर पर देखिए, चुनावी जब दौड़ चल रही है, कुछ लोग जीतेंगे, कुछ हारेंगे। और निश्चित तौर पर हर पार्टी का नेता अपने अपने दल की बात करेगा। तो अपने दल की बात करने अगर नरेंद्र मोदी उत्तराखंड में आए तो उसका विरोध नहीं होना चाहिए जैसा आज कांग्रेस ने किया। निश्चित तौर पर ये चुनाव माहौल है। देखिए, अगर वैसा कोई माहौल होता, अगर वैसे कोई और दिन प्रधानमंत्री आते तो मैं कहता बिल्कुल विरोध होना चाहिए। आप अपने मुद्दों पर बिल्कुल उनका विरोध करिए, कोई दिक्कत नहीं। आज नहीं करने चाहिए था, क्योंकि आज आप चुनावी दौड़ में धारा 144 लगी हुई है, आचार संहिता लगी हुई है, ये तमाम चीजें हैं जिसका हम सबको पालन करना होता है। हमें भी कहीं, अगर जैसे मैं अभी कह रहा हूं, मैं 3-4 दिन पहले सचिन भाई भी थे, वो दूरदर्शन की एक डिबेट थी, बैठे, उनको परमिशन लेनी पड़ी चुनाव आयोग से उस प्रोग्राम को करने की। तो ये एक व्यवस्था है और वो व्यवस्था सबके लिए है, वो कोई अलग नहीं है उससे व्यवस्था से। दूसरी चीज, निश्चित तौर पर हम ये मानते हैं, एक जमाने में हम देखते थे कि जब ऋषिकेश से हम छोटे थे तो ऋषिकेश से गेट सिस्टम से 4 धाम के लिए गाड़ियां चला करती थी। सुबह 6 बजे गेट खुलता था और बहुत दिनों तक, अभी 5-7 साल पहले तक जोशी मठ से बद्रीनाथ भी यही व्यवस्था थी, वहां गेट सिस्टम होता था। लेकिन जब सड़कें चौड़ी हुई, अब उस गेट सिस्टम की वजह से क्या होता था, लोगों को इंतजार करना पड़ता था। जब तक पांडुकेश्वर में दोनों तरफ का ट्रैफिक पास नहीं हो जाता था और वापस अपने अपने गंतव्य में नहीं पहुंच जाता था, तब तो बाकी लोगों को वेट करना पड़ता था। ये हमारे तमाम जो पैनलिस्ट बैठे हैं ये सब जानते हैं। तो अब कम से कम वो व्यवस्थाएं खत्म हो गई। हम कांग्रेस के जमाने में, अब 40 साल तो मुझे पत्रकारिता करते हुए हो गए हैं, हम उस टाइम भी सड़कें देखते थे, आज भी देख रहे हैं। निश्चित तौर पर हर दौर में कुछ ना कुछ सुधार होता है और वो सरकार की जिम्मेदारी होती है। वो एहसान नहीं होता जनता का कि ऊपर की कोई एहसान कर दिया उन्होंने। अगर एयर कनेक्टिविटी बढ़ी है, निश्चित तौर पर पहले यहां से गिनी चुनी फ्लाइट जाती थी, आज लगभग 17 फ्लाइट दिल्ली की अलग अलग जगह जा रही है। ट्रेन कनेक्टिविटी देख लीजिए, सड़क कनेक्टिविटी देख लीजिए, निश्चित तौर पर सब चीजों में सुधार हुआ है और ये एक विकास की सतत प्रक्रिया है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसका श्रेय इस सरकार को देना चाहिए या उस सरकार को देना चाहिए। जो भी सरकार रहेगी उसकी ड्यूटी है जनता के प्रति कि वो विकास करे, वो अस्पतालों की दशा सुधारे, वो सड़कों की दशा सुधारे, वो शिक्षा का बेहतर माहौल बनाए, वो मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, IIT, IIM खोले। ये उनकी जिम्मेदारी है। और अगर उस जिम्मेदारी का तो करते हुए कोई उसका श्रेय लेने की कोशिश करता है तो मेरे ख्याल से वो गलत नहीं रहेगी। हर मुख्यमंत्री ये करता है। आज अगर हरीश रावत हरिद्वार लोकसभा सीट पर अपने लड़के के लिए वोट मांग रहे हैं तो अपने मुख्यमंत्री काल की उपलब्धियां गिना रहे हैं, तो गिनानी भी चाहिए, वो उनका राइट है। उन्होंने जो काम किए जनता के लिए वो निश्चित तौर पर गिनाने चाहिए। अब अमरेंद्र भाई कह रहे थे कि 2 सीटों पर बीजेपी ने कैंडिडेट बदल दिए। आपने बहुत सही सवाल पूछा था ये कि क्या बाकी 3 लोग पास हो गए, उन्होंने बहुत विकास कर दिया और इन 2 लोगों ने नहीं किया तो इनका टिकट कट गए, नए चेहरे आ गए। निश्चित तौर पर आज अगर उत्तराखंड में किसी सीट पर सबसे तीखी लड़ाई है तो वो गढ़वाल संसदीय सीट पर ही है। अनिल बलूनी मीडिया प्रभारी हैं, निश्चित तौर पर भाजपा के अंदर बड़े नेता हैं और मोदी और शाह के बहुत नजदीक माने जाते हैं। और एक जमाने में, यशी में बताऊं, 92-93 में हिमालय दर्पण अखबार होता था, एक उत्तराखंड से निकलता था और दिल्ली भी जाता था। उसमें अनिल बलूनी दिल्ली ब्यूरो में थे और मैं उत्तराखंड ब्यूरो में था, तो हमें उसका भी ध्यान है। उसके बाद वो गुजरात चले गए सुंदर सिंह भंडारी के OSD बन के, और निश्चित तौर पर वहां से इन संपर्क का जो जरिया बना है वो आज उनको कहीं ना कहीं लाभ दे रहा है। तो पिछले, जब से मोदी प्रधानमंत्री बने, अमित शाह राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तभी से वो मीडिया प्रभारी है, उनको लाभ मिला है और उसी वजह से मुझे लगता है उनको टिकट भी मिला है। लेकिन गणेश गोदियाल लगातार जनता के बीच में सक्रिय रहे हैं। जो कांग्रेस को और सीटों पे लाभ नहीं मिल रहा है,
लेकिन पर्टिकुलर पौड़ी सीट पर लाभ मिल रहा है इसका, गणेश गोदियाल के संपर्कों का लगातार चलायमान रहने का वो लाभ मिल रहा है। और कहीं ना कहीं उस सीट पर जो फाइट है बहुत टफ होती जा रही है। बाकी सीटें बहुत आराम से, मुझे लगता है मेरी बात का विरोध करेंगे अमरेंद्र या यूकेडी की प्रवक्ता, लेकिन बाकी सीटें बीजेपी की बहुत आराम से निकल रही है। ठीक है, चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, आप सभी हमारे साथ बने रहिए। और आज देवभूमि के चुनावी दंगल में हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर। आज प्रधानमंत्री ने एक तीर से 3 निशाने साधने की कोशिश की, यानी कि 3 लोकसभा सीटों पर अपनी पैठ जमाने की कोशिश की है, साथ ही साथ जनता से आशीर्वाद मांगा। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करें क्योंकि विपक्ष ने आज इसको लेकर आक्रोश भी जताया, साथ ही साथ विरोध प्रदर्शन भी किया और तमाम मुद्दों को लेकर उन्होंने सवाल भी उठाए हैं। सचिन जी, बहुत सारे सवाल अभी मीनाक्षी घिडियाल जी ने आपसे पूछे, विपक्ष ने पूछे, उस पर आपका रिएक्शन चाहूंगे। देखिए यशी जी, मैं मीनाक्षी जी की बात से ही शुरू करूंगा कि क्यों ना मैं मोदी का गुणगान करूं, क्यों ना मेरे प्रदेश उत्तराखंड की जनता मोदी जी का गुणगान करे और क्यों ना मेरे देश की जनता जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुणगान करे। देखिए, हमें समझना पड़ेगा उत्तराखंड की राजनीति को, देश की राजनीति को। उत्तराखंड में वर्षों से जो है एक आंदोलन चला कि हमें उत्तराखंड चाहिए, आज चाहिए, अभी चाहिए। कई बार जो है उत्तराखंड चुनाव का बहिष्कार हुआ, लेकिन 1996 के चुनाव में देश का एक लाल आता है अटल बिहारी वाजपेयी, और उसने आके यहाँ के आंदोलनकारियों से वादा किया कि आप मुझे मौका दीजिए, मैं आपको उत्तराखंड बनाने का सपना साकार करूंगा। और प्रदेश की जनता ने उनको जो है सीटें दी, देश की जनता ने उनको सीटें दी, प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला। और सन 2000 में इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने उत्तराखंड राज्य बनाने का काम किया। उत्तराखंड एक पहाड़ी राज्य था, उत्तराखंड राज्य में विकास हो, उत्तराखंड के युवाओं का पलायन रुके, उत्तराखंड की जो माताएं हैं उनको जो है वहीं पे जो है उनके बच्चे पलायन ना कर सके, उसके लिए जो है वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा, उसके लिए जो है विशेष उद्योगी पैकेज जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देने का काम किया। 2004 में केंद्र में सत्ता परिवर्तन होता है, राज्य में जो है कांग्रेस सरकार थी, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। उसके बाद 2014 तक ये सरकार जो है 2009 में दोबारा कांग्रेस को मौका मिलता है, लेकिन क्योंकि राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का परिवर्तन हो चुका था 2007 में, तो केंद्र में बैठी हुई कांग्रेस की सरकार, राहुल गांधी, सोनिया गांधी सरकार और राज्य में जो है इनके 5 सांसद जो है इन्होंने क्या काम किया उत्तराखंड के लिए, उत्तराखंड का एक विशेष उद्योगी पैकेज उत्तराखंड राज्य से छीनने का काम किया, केवल इसलिए कि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और 2014 तक जो है उत्तराखंड राज्य में मैं पूछना चाहता हूं कि पहली चीज तो वो उद्योग का जो विशेष पैकेज था जिससे उत्तराखंड एक नया राज्य था, अपने पैरों पे खड़ा होने का प्रयास कर रहा था, यहाँ के युवाओं को रोजगार देने का काम कर रहा था, उसका विरोध आपने क्यों किया और वो पैकेज वापसी लेने का काम किया। उसके बाद 2014 में देश की जनता ने, प्रदेश की जनता ने नरेंद्र मोदी जी को अपना आशीर्वाद दिया, नरेंद्र मोदी जी को जो है झोलियां भर भर के जो है उनको सीटें दी। नरेंद्र मोदी जी ने, अगर मैं देश की बात भी छोड़ दूं, खाली उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में बात करूं, तो उत्तराखंड में 2014 से लेकर 2024 तक जो है लगभग 2 लाख करोड़ रुपए के कार्य गतिमान है। पहले यहाँ पे 2 या 3 हवाई अड्डे हुआ करते थे, आज जो है 25 हवाई अड्डे हैं। यहाँ पर जो है पहले ट्रेन पहाड़ पे चढ़ना एक सपना होता था, आज ट्रेन कर्णप्रयाग तक पहुंच गई है। आज जो है यहाँ पे उत्तराखंड के अंदर जो सड़कें थी, सड़कों का जो जाल इस समय जो ऑल वेदर रोड के रूप में तमाम जगहों पे जो है गांव-गांव तक जो है रोड पहुंचाने का काम कर रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। चाहे वो रेलवे स्टेशन का जीर्णोद्धार हो, चाहे वो हॉस्पिटल का जीर्णोद्धार। एक मिनट, सचिन जी एक सेकंड, मैं अपनी बात यहाँ पूरी कर रहा हूँ। नहीं समझिए, मुझे समझने की कोशिश करिए सचिन जी कि देखिए ये ना हम बीजेपी का प्रचार प्रसार नहीं कर रहे, तो ऑल वेदर रोड ये तमाम चीजें हो गई, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि संपत्ति का बंटवारा फिर भी नहीं हो पाया ना ठीक तरीके से। जी, अगर विपक्ष केवल जो है अपनी ही बातों की रागनी गाता रहेगा तो मुझे जवाब दिलाना पड़ेगा, देना पड़ेगा और मुझे बताना पड़ेगा मेरा प्रधानमंत्री लोकप्रिय की है, क्यों जनता उनको चुन रही है। अभी मीनाक्षी जी ने बोल दिया कि आपके जवाब अभी जमीन पे जो हकीकत है आप उसकी बात करिए ना। मेरे तो आपके जवाब होते हैं, आप जमीन की बात तो करिए। अभी तो आपने, मैं बता रहा हूँ आपको, मैं आपकी बात करके आ रहा हूँ। स्कूल में क्या बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हैं? हॉस्पिटल मैं आपकी बात करके आ रहा हूँ, क्या वहाँ पर सुविधाएं नहीं बन रही है? क्या वहाँ डॉक्टर अवेलेबल है? आप ये बताइए कि आयुष्मान कार्ड आपने बना दिया, लेकिन आयुष्मान कार्ड इस्तेमाल करने के लिए हॉस्पिटल। मीनाक्षी जी एक सेकंड रुकिए, सवाल किया तो मेरा जवाब दे लीजिए। आप बोल रहे हैं कि जो है प्रदेश की जनता का दिमाग फेर दिया मोदी जी ने, तो पहली चीज तो आप ही देखिए कि आप प्रदेश की जनता को भी अब जो है कटघरे में कर रहे हैं, जो कि विकास के रूप में जो है नरेंद्र मोदी जी को चुनने का काम कर रही है। अगले बार दूसरी हम आज जो है आप जंगल जमीन की बात करते हैं,
विकास की जगह जल विनाश जंगल, होगा ये मैं नहीं बता रहा बताया हूं, ना। आज आप जल जंगल जमीन की बात कर रहे हैं। प्रदेश की जनता ने आपको मौका दिया, आपके यहाँ 4 सीटें आई, 4 से 2 रही, आप 2 से कैसी 3 बात करते हैं? आप इसे मौका और- कहते हैं, आप इसे और मौका दूसरा कहते हैं। हमने जो भाजपा पे भरोसा सरकार किया, में मंत्री रहे, हमने भाजपा पे आप 2 भरोसा बार किया, सरकार में लेकिन मंत्री वो रहे, हमारी सबसे जब बड़ी तक भूल विभाग हुई। आपके पास रहा तब हमने आपने कोई भाजपा काम पे नहीं किया भरोसा जल किया, जंगल वो जमीन सबसे बचाने बड़ी के भूल लिए। हुई। अरे सुन तो और लीजिए, हमें अकल आ गई, हमें समझ में आ गया। मीनाक्षी जी पहले जवाब सुन लीजिए, फिर मैं आपके पास आऊंगी, रुकिए जरा। आपने जो है जब आपको 2 बार कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला, आपके एक बार शहरी विकास मिला और एक बार आपको जो है राजस्व मिला, तब आपने जल जंगल जमीन बचाने का कहीं काम नहीं किया, ना तो प्रदेश के हित में काम किया, ना अपने संगठन के हित में काम किया। उसका परिणाम ये निकला कि प्रदेश की जनता ने यूकेडी को सत्ता से बाहर किया और उसके बाद जो आपका दल का जो चुनाव चिन्ह था वो भी जो है छिन गया, केवल आपकी आपसी जो आपको केवल सत्ता का जो लोभ था ना उसके लालच में। और दूसरी बात, अगर आप आज की बात करते हो तो आज जनता समझदार है, जनता देखती है कि मेरे प्रदेश में क्या विकास हो रहा है, मेरे को गैस का चूल्हा मिल रहा है नहीं मिल रहा, मेरे को 5 लाख का इलाज फ्री मिल रहा है नहीं मिल रहा, मेरे गांव तक सड़क पहुंचने, सब चीजों का आकलन करके जिस जनता को आप कह रहे हैं ना कि भगा दिया उनको, वो जनता बहुत समझदारी से वोट करी है। वो जनता ऐसा नहीं है कि वो जनता सचिन जी सुनिए जरा, सुन लीजिए। वही जनता आज सड़क को लेकर भी तो हाय तौबा कर रही है। वही जनता तो कह रही है कि सड़क नहीं तो वोट नहीं। ये जनता कहां से आ रही है? आज भी 2024 में भी उत्तराखंड में कई ऐसी जगह है जहां पर जनता तक रोड नहीं पहुंच रही है। उनको लेकर क्या कहेंगे आप? जब आप कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो वो लोग कहां चले जाते हैं जो दूरस्थ इलाके में रह रहे हैं? उनके पास तो सड़क नहीं है। और ये सवाल तो आपको ही जवाब देना पड़ेगा। दे रहा हूं, बिल्कुल आपके उनके मैं जवाब दे रहा हूं। इस देश का प्रधानमंत्री अभिभावक के रूप में हम भी एक परिवार चलाते हैं, आप भी चलाते हो। निश्चित रूप से हम कहीं ना कहीं जो है अपने परिवार के हर व्यक्ति की मांग को पूरा करने में कहीं ना कहीं चूक जाते होंगे, लेकिन उसके मतलब ये नहीं होती कि मंशा खराब है। जो है आने वाले समय में 90% काम किया, 10% रहा है। मीनाक्षी केडियाल जी, वेट फॉर अ मिनट प्लीज। 90% काम किया आने वाले समय में होगा, क्योंकि जहां विकास होगा निश्चित रूप से जो है वहां पर आवश्यकता भी बढ़ेगी। उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए सरकार की नीति और नियत दोनों साफ है, और साफ नियत के साथ जो है भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, वो साफ नियत के साथ आगे चल रहा है। हमारे यहाँ केवल जो है एक भारतीय जनता पार्टी का संगठन देश में ऐसा संगठन है जो कि जो है संगठन ही सेवा के रूप में काम करता है। और आपने लगातार जो है प्रदेश की जनता ने इस बात को जता भी दिया है कि जो काम भारतीय जनता पार्टी करे, जो विकास का काम हम लोग कर रहे हैं, वो सही दिशा में चल रहा है। जनता को ये मौका मिलता है हर 5 साल के अंदर, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा चुनाव। विधानसभा के चुनाव पे भी जनता भारतीय जनता पार्टी के कामों पे मोहर लगा चुकी है, और चौथी बार 2024 में भी जो है ये जनता मोहर लगाने वाली है। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का विकास जनता देख रही है, और उस विकास पे मोहर लगाने का काम जनता जनार्दन है, वो निश्चित रूप से मत के से जो है जता रही है। तो आपके कहने से या केवल आपके टीवी पे बैठ के जो है केवल इस बात को खंडन करने से मुझे नहीं लगता है कि कोई फर्क पड़ने वाला है। भारतीय जनता पार्टी के साथ इस प्रदेश की देश की जनता है, और निश्चित रूप से जो है देश की जनता का प्यार नरेंद्र मोदी जी को मिल रहा है। ठीक है, मीनाक्षी केडियाल जी अपनी बात को पूरा करें, उसके बाद अमरिंदर जी मैं आपके पास आती हूँ। देखिए, इनकी यही तो समस्या है कि इनको किसी बात का फर्क ही नहीं पड़ता है। चाहे आप कितना ही चिल्ला लीजिए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपने ये बात बोल दी है, आपने ये बात बोल दी है। आप बात सुनिए, आप बात सुनिए सचिन गुप्ता जी, आप बताइए क्या आपको 100% वोट मिल रहे हैं? क्या 100% वोट आपको मिल रहे हैं? 55% वोटिंग होती है, 55% वोटिंग होती है, जिसमें से आप आज जो है मैं वही बात कर रही हूँ, हमारे लेकिन खाते में इतना घमंड अच्छा नहीं होता गुप्ता जी। ये जो आप काम की जो बातें गिनवा रहे हैं ना, देश की जनता का प्यार मिल रहा है और बढ़ रहा है। हाथ जोड़ के विनम्रता के साथ स्वीकार है। अब आप मेरी बात सुन लीजिए, अब आप मेरी बात सुन लीजिए। जो आप जितनी भी आपने यहाँ पे राग अलापे हैं, जितनी भी आपने गिनतियां गिनवाई है, राज्य के अंदर इतना कुछ हो रहा है। आप ये बताइए कि हॉस्पिटल्स के नाम पे डॉक्टर्स नहीं, स्कूलों के नाम पे स्कूल बंद हो रहे हैं, प्रसूताएं सड़क पे मर रही हैं। आज भी वहां की महिलाएं जो है वो गैस नहीं जला पा रही हैं। 1100 रुपए का सिलेंडर दे रहे हो आप। और दूसरी चीज, अगर आप ये कहते हो ना कि आप फ्री का राशन बांट रहे हो और फ्री की चीजें दे रहे हो, तो आप ये सोचिए कि इससे ज्यादा कमी आपकी सरकार के अंदर कुछ नहीं है कि आप उन्हें रोजगार प्रदान नहीं कर पा रहे हो और आप उन्हें 5 किलो राशन दे रहे हो। ये तो आपके लिए शर्म की बात है कि आप मीनाक्षी जी, लेकिन मुझे एक बात बताइए, मुफ्त की बिजली मिल सकती है, मुफ्त का पानी मिल सकता है, तो मुफ्त का राशन क्यों नहीं मिल सकता? वही बात कर रही हूँ कि दिल्ली की हम बात नहीं कर रहे हैं। आप ये बताइए कि उत्तराखंड के अंदर तो क्या 5 किलो राशन से काम चल जाएगा? क्या 5 किलो राशन से काम चल जाएगा? और ये तो यही तो मैं बात कर रही हूँ कि ये तो शर्म की बात है। 5 किलो राशन में किसका भला हो रहा है?
5 किलो राशन में किसका भला हो रहा है? वही तो हम बात कर रहे हैं कि आप रोजगार नहीं प्रदान कर पा रहे हो, आप पलायन नहीं रोक पा रहे हो। वहां पे 5 किलो राशन देना कोई सोल्यूशन नहीं है कि आप 5 किलो राशन दे देंगे तो आपका सारा का सारा मतलब आपको वोट वहां पे मिलने लग जाएगा। आप ये बताइए, फ्री का इस दुनिया में कुछ नहीं होता है। ये चीज शायद हम सभी पढ़े लिखे लोग जानते हैं कि फ्री का इस दुनिया में कुछ नहीं मिलता है। जो भी ये पैसा इन सरकारों के पास आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, ये भी जनता जानती है कि जनता का ही तो पैसा है जो ये लोग लेके फ्री में बांट रहे हैं। और फिर आप कह रहे हो कि 5 किलो राशन देना इनकी उपलब्धियां है। ये उपलब्धि नहीं है, ये इनकी नाकामी है कि आपको ठीक है फ्री का अमरिंदर राशन जी, देना पड़ रहा है। ठीक है अमरिंदर जी, रुकिएगा सचिन जी। अमरिंदर जी कुछ कहना चाहते हैं इस पर? देखिए, जहां तक ये 5 किलो राशन की बात पर मैं थोड़ा कहना चाहूंगा। अब आप बताइए कि कितनी विडंबना है कि एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अथवा मतलब मोदी सरकार ये कह रही है कि उन्होंने विकास किया है, और दूसरी तरफ इस देश में 80 करोड़ जो लोग हैं वो 5 किलो राशन पर पल रहे हैं। उनका ये कहना है कि 5 किलो राशन इनको जरूर देना जरूरी है क्योंकि ये गरीबी रेखा के नीचे हैं। तो अब आप बताइए कि 5 किलो राशन और 500 रुपए प्रति माह की दर से जो है किसान सम्मान निधि देने की बात कह रहे हैं। तो अगर आप 500 रुपए और 5 किलो राशन से इन चीजों देश के विकास को मापेंगे तो आप समझ जाइए कि देश कितनी तरक्की कर रहा है। लेकिन मेरा ये कहना है कि चुनाव के समय में प्रधानमंत्री जी की बातों पर इसलिए भरोसा नहीं करना चाहिए उत्तराखंड के लोगों को, क्योंकि इससे पहले भी जब वो प्रचार में आए थे और जब पिछले वर्ष उन्होंने 2019 में उन्होंने चुनाव का आगाज किया था, तो तब भी उन्होंने कहा था कि 2 करोड़ लोगों को प्रति वर्ष रोजगार देंगे। उसके बाद उन्होंने ये कहा था कि महंगाई कम करेंगे। ना तो रोजगार मिला, ना महंगाई कम हुई, ना किसानों की आय जो है 2022 में जो है दुगनी हो जानी चाहिए थी, आज हम 2024 में हैं। तो ना ही हम किसानों की आय को दुगना कर पाए, ना हम काला धन को वापस ले आए, ना ही हम इस देश में बुलेट ट्रेन चला पाए। तो आज अगर आकर के वो कुछ बड़ी बड़ी बातें और बड़ी बड़ी जुमले फेंकेंगे तो कैसे इस बात को स्वीकार किया जाए। तो ये तो चलिए हम ये मानते हैं कि प्रधानमंत्री की बात अलग है, लेकिन जिन लोगों को हमने वोट देना है, यहाँ से चुन करके भेजना है, वो हमारे चाहे वो मतलब 5 सीटों में से जिन लोगों ने जाना है, तो कहीं ना कहीं हमको वो हमारे प्रतिनिधि हैं, उनको चुन करके भेजना है, तो उन पर भरोसा करना है। जैसा कि इस चर्चा की शुरुआत में मीनाक्षी जी ने भी कहा कि मोदी जी तो बहुत बढ़िया आदमी हैं, लेकिन हमारे प्रतिनिधियों में ये दिक्कत है कि वो उत्तराखंड की बात को उन तक ठीक तरीके से पहुंचा नहीं पाते। तो इसका मतलब मुझे लगता है कि वो तो वास्तव में हो सकता है बेहतर हो, लेकिन यहाँ की जो अंकिता भंडारी वाला जो विषय हमारा एक दर्द है, हमारी जो एक भावना है, या यहाँ की जो हमने अग्निवीर का सवाल उठाया, या उत्तराखंड की जो तमाम समस्याएं, हो सकता है कि यहाँ जो 5 सांसद रहे बराबर उस बात को उन तक पहुंचा नहीं रहे हो, नहीं तो हो सकता है कि उन तक ये बात पहुंचती तो वो पूरा हो जाता। तो हम तो ये कह रहे हैं कि जो ऐसे काम नहीं करने वाले लोग हैं, मतलब मैं ये कहूं कि जो निकम्मे लोग हैं, उनको यही रोकना पड़ेगा ताकि अच्छे लोग उनकी जगह लोकसभा में जाएं, तो लोकसभा में जाकर के यहाँ के सवालों को वो उठा सके। कम से कम और कुछ नहीं, उनको जो गांव में खर्च करने के लिए सांसद निधि मिल रही है, कम से कम वो उसको खर्च कर पाए। कम से कम अजय टम्टा जी, निशंक जी और जो ये 5 सांसद है, महारानी जी, इनकी गोद में जो 5 गांव जो झूल रहे हैं, वो गांव कम से कम चलने तो लग जाएं, या उन्हीं के गोद में झूलते रहें। तो कम से कम सवालों को लेकर के, जैसा बड़े भाई अरुण शर्मा जी ने कहा कि गणेश गोदियाल जी जैसे लोग वहां पर हों, ताकि उत्तराखंड के सवाल लोकसभा में पहुंच सके, उनको आवाज मिल सके। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो यहाँ पर मोदी जी के प्रतिनिधि के रूप में लड़ रहे हैं, उनको यहाँ रोकना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो गूंगे बहरे हैं, और जो आवाज देने वाले जोशीले लोग हैं उनको लोकसभा में भेजना चाहिए। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, और उससे मोदी जी को भी मदद मिलेगी कि ये यहाँ की समस्याएं उन तक पहुंचते रहेंगी। विपक्ष की आवाज तो वैसे भी बुलंद है, लेकिन विपक्ष अपनी आवाज को बुलंद करे और ठीक तरीके से मुद्दे पहुंचाए तो मुझे लगता है तब भी काम बन सकता है। खैर, आपने कह दिया कि खुद विपक्ष की आवाज बुलंद है। ठीक है,
बीजेपी प्रवक्ता सचिन जी का रुख कर लेते हैं। सचिन जी, जरा ये बताइए कि अगर हम उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य की बात करें तो 5 लोकसभा सीटें अभी भी आपके पहले से ही आपके खाते में है, ठीक है, और अब फिर से चुनाव होने जा रहे हैं। 2 सीटों पर कैंडिडेट चेंज हुए हैं, 3 में रिपीट किया गया है। लेकिन पौड़ी की अगर हम बात करें तो जैसा कि अभी अरुण जी ने कहा कि गणेश गोदियार जी का हिसाब किताब काफी ठीक है वहां पर, और जिस तरीके से वो वहां पर जनता का प्यार और आशीर्वाद उनको मिल रहा है, तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक चिंता का विषय है। तो देखिए, कांग्रेस को तो फायदा होगा ही, अगर वो 1 सीट भी लाती है तो कांग्रेस का ये फायदा ही है। नुकसान बीजेपी का है, और बीजेपी के लिए ये कड़ी परीक्षा इसलिए है क्योंकि 5 लोकसभा सीटें आपके पास हैं। तो अगर आप एक भी गंवाते हैं तो साइंटिफिकली देखा जाए या कैलकुलेट किया जाए गणित, तो कहीं ना कहीं जनता का विश्वास कम होगा। इसको लेकर कैसे देख रहे हैं? देखिए यशी जी, अगर आप बात कर रहे हैं 5 सीटें की, तो मैं बिल्कुल जो है, जो आज की जो जनसभा हुई है और जिससे पहले भी लगातार जनसभा हुई, तो जनता का अपार मिल रहा है, तो मैं कहीं भी संशय में नहीं हूँ कि जो है भारतीय जनता पार्टी को कहीं भी किसी प्रकार से नुकसान होगा, बल्कि और अधिक सचिन जी, ये कॉन्फिडेंस आप बनाए रखिए, बेहतर रहेगा आपके लिए। लेकिन हम भी जनता का प्रतिनिधित्व ही कर रहे हैं, हम भी जनता की ही बात कर रहे हैं, तो हम समझ रहे हैं पौड़ी का गणित क्या जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ निश्चित रूप से। लेकिन ये प्रदेश की जनता जो है, जिसे अभी जो है मीनाक्षी जी कह रही थी कि उसको बहकाने का काम किया, लेकिन मैं फिर अपनी बात को दोहराऊंगा कि देश की और प्रदेश की जनता बहुत सोच समझ के आज की तारीख में मतदान करती है, क्योंकि जनता जो है पुराने सरकारों के कार्यकाल और वर्तमान के सरकारों के कार्यकाल का आपस में आकलन करती है, और आकलन करने के बाद ही जब वो मत करने के लिए अंदर कमरे में जाती है, तो जब वो सोचती है, विचार करती है, तो तब जाके जो है अपने मत का प्रयोग करती है। तो मुझे ऐसा कहीं नहीं लगता, क्योंकि मैं फिर एक सवाल, अरुण जी यहाँ पर बैठे और जिस अभी ये आप चौपाल की बात कर रहे थे उसमें अरुण जी भी थे, मैंने वहां कांग्रेस के प्रवक्ता से भी एक बात पूछी थी कि आप ये बताइए कि 2014 से लेकर 2024 तक जो है देश के अंदर और हमारे प्रदेश के अंदर लगभग 2 लाख करोड़ रुपए के विकास कार्य गतिमान है। कांग्रेस अपने 2004 से लेकर 14 तक का कोई एक ऐसा उपलब्धि कि आपने इतने 1000 करोड़ रुपए का ये काम किया, सड़क बनाई, हेलीपैड बनाया, कुछ भी XYZ का कोई उदाहरण दे तो वहां अरुण जी उपस्थित है, अरुण जी बता सकते हैं कि कांग्रेस के प्रवक्ता के पास का जवाब नहीं था। तो प्रदेश की जनता आकलन करती है कि किस तरीके से 2004 से लेकर 2014 तक हमारा विशेष उद्योग पैकेज छीनने का, हमारे बच्चों का अधिकार छीनने का हमें कांग्रेस सरकार ने किया। 5 सांसद, चलिए अमरिंदर जी से पहले जवाब ले लेते हैं क्योंकि उन प्रवक्ता के पास नहीं होगा, लेकिन अमरिंदर जी के पास है। 1 सेकंड सचिन जी, मैं वापस तुरंत आती हूँ आपके पास। अमरिंदर जी, देखिए, पहली बात तो ये जो विशेष पैकेज की बात कर रहे हैं, तो जब ये पहली बात तो उससे पहले मैं ये बता देना चाह रहा हूं कि इन्होंने कहा कि अटल जी ने इस देश को, अटल जी ने हमें उत्तराखंड अलग राज्य दिया, तो ये किसी हाँ मैं नहीं संदेह है सचिन भाई, नेता है जिन्होंने कहा था कि हमारी लाश पे उत्तराखंड बनेगा, इसलिए हम बोलते हैं मैं आ रहा हूँ उत्तराखंड राज्य दिया। ठीक है, सुन लीजिए सचिन जी। उत्तराखंड राज्य किसी नेता ने नहीं दिया, किसी प्रधानमंत्री ने नहीं दिया। उत्तराखंड राज्य हमारी बहनों ने छाती पर गोली खा करके लिया, हमारे नौजवान इस बात पे मैं बिल्कुल सहमत करके लिया, हमारे लोगों ने एक व्यापक जन आंदोलन करके लिया, हमारी बहनें सड़कों पर थी। उनकी अरे मेरी बात सुन लो सचिन भाई। सचिन जी होल्ड ऑन प्लीज सचिन जी सचिन जी सुन लीजिए जरा, रुक जाइए, आप जवाब दीजिए ना। इसलिए हमारी मातृभूमियों पे गोलियां चलाई और आप कह रहे हो कि उत्तराखंड सचिन जी मेंटेन द डेकोरम प्लीज। नहीं बिल्कुल जवाब देना पड़ेगा आपको। इसलिए ये कहना सचिन जी हम आएंगे आपके पास, जवाब आप बिल्कुल दीजिएगा, लेकिन थोड़ा पेशेंस रख के दीजिए, पेशेंस रख लीजिए। किसी नेता ने दी, अरे सचिन भाई पेशेंस रखिए। तो ये यहाँ की मातृशक्ति का हमारे आंदोलनकारियों का अपमान होगा। तो पहली बात तो मैं कह रहा हूँ, दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि सुन लीजिए सचिन जी, कोई भी राज्य जब नया बनता है तो उस राज्य को विशेष पैकेज एक सीमा तक दिया जाता है, और इस प्रदेश को विशेष पैकेज हमें मिला। दूसरी बात जो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने 2004 और 2013 के बीच में, सचिन जी राजधानी तो आप भी नहीं दे पाए ना, रुक जाइए, राजधानी आप भी नहीं दे पाए। नहीं ये तो राज्य दे दिया, राजधानी अभी भी नहीं है हमारे पास। इन्होंने एक और उस पर कोई बात भी नहीं कर रहा।
2003 से लेकर के और 2004 से लेकर के 2013 तक कौन से कार्य कांग्रेस की सरकार ने किए। मैं इनको बता देना चाह रहा हूँ, इनको पता होना चाहिए कि जो क्रांतिकारी परिवर्तन सूचना का जो अधिकार अधिनियम है ये हमारी सरकार ने दिया। फूड सिक्योरिटी बिल हमारी सरकार ने दिया। मनरेगा जैसी योजना, अरे ये सारी योजनाएं हमारी। अब आप बताइए, अरुण भाई यहाँ बैठे हुए हैं, अरुण भाई बताएंगे कर्णप्रयाग रेल लाइन का जो प्रपोजल है वो हमारी सरकार का है। नहीं, ये हमारी सरकार, ये इसकी पूरी डीपीआर हमारी सरकार के समय। देखिए अमरिंदर जी ये बात लेकिन समझनी होगी कि हमारा प्रपोजल है, हम उसको लेकर आए थे, लेकिन इम्प्लीमेंट भी तो कोई कर रहा है ना, तो हमें ये भी तो ध्यान रखना होगा कि उस पर इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है। सरकार बदल गई, दैट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ वो अलग चीज है कि लेकिन सरकार कैसे बदली? बीजेपी वालों ने तो आकर बदल नहीं दी, जनता को आप पर विश्वास नहीं हुआ, जनता ने बदली। नहीं, जनता ने सरकार बदली निश्चित तौर पर। हम साल में हो रहे हैं। सचिन जी रुक जाइए। जब सरकार बदली तो जो प्रपोजल था उसी पर तो काम चल रहा है ना मैडम भाई, उसी को इन्होंने आगे बढ़ाया है। फिर आपको प्रॉब्लम क्या है? आपको तो खुश होना चाहिए ना कि ठीक है आपका काम कोई था, प्रॉब्लम आगे तरक्की हो रहा है। हम तो सिर्फ ये बता रहे हैं या फिर क्रेडिट की लड़ाई है कि हमको क्रेडिट नहीं मिल पा रहा है, बीजेपी क्रेडिट लिए जा रही है, ये समस्या हो रही है। नहीं, ये कोई समस्या नहीं है। मैं तो सिर्फ ये बता रहा हूँ कि 10 सालों में कौन कौन से काम हुए और 10 सालों में कैसे इस राज्य को आकार देने का काम कांग्रेस की सरकार ने किया। अभी जिस तरीके से यात्रा रूट को लेकर के अरुण भाई बता रहे थे, तो ऐसा नहीं कि यात्रा रूट को लेकर के जो बात थी वो इस प्रदेश में बहुत सारे ऐसे थे। चक्राता कालसी का भी एक ऐसा ही प्रकरण था जिस पर एक तरफ जो है ट्रैफिक चलता था और रुक करके चलता था। उससे पहले कांग्रेस ने उस पर भी काम किया और उस व्यवस्था को खत्म कर जो सिंगल लेन का था उसको खत्म करके उसको सुचारू किया। तो ऐसा आप नहीं कह सकते कि कांग्रेस के राज में काम नहीं हुए थे। कांग्रेस के राज में सारे जो काम हुए थे उन्हीं को तो भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ा रही है, जो प्रपोजल बने हुए थे। और हमको कोई आपत्ति नहीं है उस पर। अमरिंदर जी रुकिएगा, अरुण शर्मा जी इस पर आपका रिएक्शन। एक सेकंड रुकिएगा सचिन जी। अरुण जी, जिस तरीके से क्रेडिट की होड़ है कि हमारी सरकार में काम हो रहा था, अब वो बीजेपी कर रही है, या फिर ऐसा नहीं कि कांग्रेस, और हम इस बात से डिनाई नहीं करते हैं क्योंकि मुझे याद है इससे पहले भी आप कई बार कह चुके हैं कि हम इस बात से डिनाई नहीं कर सकते कि कांग्रेस के कार्यकाल में काम नहीं हुआ। देखिए मैंने तो अभी आपके सामने सचिन जी एक सेकंड रुके। अरुण जी, मैंने यशी अभी भी बोला था थोड़ी देर पहले कि सारी सरकारों की जिम्मेदारी विकास करने की होती है। बिल्कुल, वो उनकी अपनी प्रायोरिटी होती है, वो किस चीज में पहले करना चाहते हैं, किस चीज में बाद में करना चाहते हैं। निश्चित तौर पर ये जो कर्णप्रयाग रेल परियोजना है ये कांग्रेस के टाइम पे बनी थी और सतपाल महाराज इस टाइम कांग्रेस में रेल राज्य मंत्री होते थे, इन्होंने उसका शिलान्यास भी किया था। लेकिन उसके बाद से ये एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाया था मामला। लेकिन जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने उसके बाद उन्होंने 13,000 करोड़ रुपए स्वीकृत करके इस काम को शुरू करवाया और जो उसका पहला रेलवे स्टेशन, जो मॉडल रेलवे स्टेशन है, वो ऋषिकेश में बनाया, योग नगरी ऋषिकेश के नाम से। और उसमें आज भी तमाम लंबी दूरी की नई ट्रेनें जो पहले हरिद्वार तक आती थी, कई ट्रेनें देहरादून तक आती थी, वो ऋषिकेश तक आ रही है। क्योंकि कोई भी आदमी पूरी दुनिया में यात्रा का जो पहला पड़ाव मानता है वो ऋषिकेश मानता है। और ऋषिकेश से कर्णप्रयाग जो अगले साल तक पूरी होनी है ये रेल परियोजना, निश्चित तौर पर ये जब परियोजना पूरी होगी उससे ना पर्यटकों को लाभ होगा, उसके अलावा जो हमारे बॉर्डर है चीन और नेपाल से लगे हुए उनमें भी सामरिक सामान ले जाने में बहुत लाभकारी ये रेल परियोजना होने जा रही है। तो ये एक बड़ी उपलब्धि, पूरे देश की बड़ी उपलब्धि है। इसको हम ये खांचे में नहीं बांट सकते कि ये कांग्रेस की उपलब्धि है या बीजेपी की उपलब्धि है, ये पूरे देश की उपलब्धि है कि इतनी बड़ी रेल परियोजना जो 125 किलोमीटर की रेल परियोजना है, जिसमें से 117 किलोमीटर टनल्स के अंदर से रेल गुजरनी है। अब आप लगाइए कितना बड़ा काम हो रहा है और जिसमें से लगभग 80% काम पूरा हो चुका है ये से। और ये अगले साल तक पूरी परियोजना पूरी हो जाएगी मुझे लगता है। और अगले साल तक कभी भी हमें सुनने को मिलेगा कि ऋषिकेश से श्रीनगर शुरू हो गई, फिर एक फेज आगे रुद्रप्रयाग तक चली गई,
फिर कर्णप्रयाग तक चली और ये बहुत जल्दी होने वाला है। ठीक है मीनाक्षी जी। देखिए मैं एक बात कहना चाहूंगी कि जो अभी बहस चल रही थी कि ये हमारी परियोजनाएं थी, इन्होंने आगे बढ़ाई, तो देखिए इसमें कोई बुराई नहीं है क्रेडिट लेने में। मैं अगर बीजेपी ने कोई काम किया है तो ठीक है, वो काम गिनवाने चाहिए, लेकिन उन कामों के एवज में क्या विनाश हो रहा है उस पे भी राज्य सरकार का ही काम है कि उस पे भी कार्य किया जाए। अगर ये बात करते हैं कि पर्यटन हमने बढ़ाया, तो इनको ये भी देखना होगा कि पर्यटन बढ़ाने के साथ साथ जो वहां पे महिलाएं या बच्चियां हैं उनकी सुरक्षा के लिए आप क्या कर रहे हैं। आप ही की वो सरकार है जिसने यहाँ से भू कानून हटा दिया। भू कानून हटाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, बल्कि राज्य में और भी सख्त भू कानून की जरूरत थी ताकि यहाँ के लोगों के अधिकार संरक्षित रह सके। तो ये भी इस सरकार की जिम्मेदारी है कि इस राज्य के जो लोग हैं इनके अधिकारों को संरक्षित किया जाए, और जो इनकी मांग है उनका ख्याल रखना भी इसी सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है। दूसरी चीज मैं कहूंगी कि अगर कोई यहाँ पे अपराध होते हैं तो उन अपराधों पे तुरंत एक्शन हो। उन अपराधों पे जब जनता इस तरह से उद्वेलित है तो उस पे कोई ना कोई एक्शन जरूर सरकार द्वारा लिया जाना चाहिए। यही बात हम लोग कह रहे हैं कि आप जो भी उपलब्धियां गिनवा रहे हैं, ठीक है सचिन जी फटाफट जवाब दीजिए। वो पहाड़ पे पड़ रहा है। 60 सेकंड आपके पास, फटाफट अपनी बात को पूरा करें। सचिन जी सुन पा रहे हैं? जी हाँ जी यशी जी। देखिए जहाँ तक मीनाक्षी जी का विषय, बिल्कुल निश्चित रूप से जो है भारतीय जनता पार्टी की धामी सरकार ने जो है यहाँ पे कठोर नकल विरोधी कानून लेके आए, क्योंकि उन्होंने देखा कि यहाँ पे युवाओं के साथ जो है उनके अधिकारों का हनन हो रहा है। तो देश का प्रथम जो है नकल विरोधी कानून हम लोग लेके आए, यहाँ पे यूसीसी हम लोग लेके आए, ताकि यहाँ के संस्कृति को, यहाँ के जो महिलाएं हैं उनके हितों का संरक्षण किया जा सके। जो जंगलों पे जिस जंगल जमीन की ये बात कर रहे थे, उस जंगलों को बचाने के लिए वहां पे जो लैंड जिहाद के नाम पे जो जमीनों पे अतिक्रमण होता है उसको बचाने का काम जो है भारतीय जनता पार्टी ने लैंड जिहाद के द्वारा अभियान चला के कार्य किया। सचिन जी, लेकिन फिर भी ये मानना पड़ेगा कि भू कानून, पलायन जैसे मुद्दे अभी भी उत्तराखंड में हैं, जिन पर बातचीत होनी चाहिए। वक्त की कमी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे थे प्रधानमंत्री का उत्तराखंड दौरा, जहां पर उन्होंने ऋषिकेश में आज एक रैली की और विपक्ष पर जमकर निशाना साधा, साथ ही साथ एक तीर से 3 लोकसभा सीटों को साधने की कोशिश की। देवभूमि के चुनावी दंगल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है गोल्डी हिंग, कण कण में जान। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।